हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और इतना ही काफ़ी है सीरीज में। ये सेकेंड पार्ट है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो अगर आप MPPEB सब इंजीनियर या फिर SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इस लेक्चर में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखें, बट उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वो जरूर ज्वाइन कर लें। अब MPPEB की प्रिपरेशन के लिए CIZ प्लस में हम होलसम डाइट पैक भी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत ही कम लेक्चर्स हैं, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, कम समय में ज़्यादा आप सीखेंगे। तो एक क्रैश कोर्स समझ सकते हैं आप, उसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो आप जरूर CIZplus.com पर जाइए, एटलीस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो आप एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं CIZ Plus की, या एंड इन केस अगर आप परचेज करने वाले हैं इस पैक को तो आप MPPEB20 प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवर कोरोजन। सीवर कोरोजन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? लो वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज सीवेज फ्लो की अगर लो वेलोसिटी रहेगी तो सीवेज का जो कंटेंट है वो वहीं पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोजन होगी। गुड वेंटिलेशन, ये नहीं है। हाई सीवेज टेम्परेचर बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सीवेज का जो कोरोजन का जो एक्शन है, जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है। हाई BOD, अगेन अगर हाई BOD है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो पॉल्यूटेड है, सीवेज उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड कंटेंट उसमें भरा हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा गुड वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज डेली ड्राफ्ट या डिमांड अगर हम बोलते हैं ऑफ अ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 250 LPCD एंड पॉपुलेशन इज 1,20,000 वुड बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें एवरेज डेली ड्राफ्ट ऑफ अ सिटी पूछा है जिसकी पॉपुलेशन भी गिवन है और पर कैपिटा डिमांड भी गिवन है। तो टोटल ड्राफ्ट मैं कैपिटल Q से अगर डिनोट करता हूं कैसे निकलेगा? फॉर दिस हम पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे पर कैपिटा डिमांड से। सो पर कैपिटा डिमांड को लेट से मैं स्मॉल q से डिनोट करता हूं। सो पॉपुलेशन कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q कितना है? 250। सो दिस मच लीटर्स। सो अगर हम देखते हैं ये 25 × 12 बन गया 300 और कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5, तो टोटल ये हो गया। सो दिस मच लीटर्स। हमें क्वेश्चन में मिलियन लीटर्स पर डे में गिवन है, तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हट जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा 30 मिलियन लीटर्स पर डे। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 विच इज 30 मिलियन लीटर्स पर डे। सिंपल था कि नहीं था? सिंपल, जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू कीप इन एरोबिक कंडीशन इज नोन एज। सो एरोबिक कंडीशन में रखने के लिए जब हम सीवेज को लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर से मिक्स करते हैं उसको क्या कहते हैं? करंट ऑक्सीडेशन, डाइल्यूशन या सेडिमेंटेशन। सो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ये होता है जब हम किसी भी कंसंट्रेटेड लिक्विड को बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट कर देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एफ्लुएंट फ्रॉम डैश हैज द मिनिमम वेट या मिनिमम वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मिनिमम सस्पेंडेड सॉलिड्स कहाँ से निकलते हैं ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, डेट्रिटस चैनल, या प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एरेशन टैंक। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोला है एरेशन टैंक आगे मेंशन किया है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एरेशन टैंक। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। दिस विल बी करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि
जब ASP में जो एरेशन टैंक होता है, ये एरेशन टैंक है ASP का, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, यहाँ से सीवेज जाता है SST में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भी हम इसको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो बहुत डिजॉल्व सॉलिड्स भी थे वो भी यहाँ पर सेटल कर चुके हैं। तो जो इसका एफ्लुएंट आएगा, जो यहाँ से एफ्लुएंट होगा, वो बहुत ही क्लीन होगा, बहुत ही उसमें कम इम्प्योरिटीज होंगी, relatively it will be clean. So therefore इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तो पहले था, उसके बाद भी काफी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स तो थे या फाइनर साइज इम्प्योरिटीज तो थी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, रिलेटिवली अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरेशन टैंक ऑप्शन में था, एरेशन टैंक उन्होंने बोला है, इसका मतलब वो यहाँ के एफ्लुएंट की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज एडेड देन दैट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल प्योरिफिकेशन। तो जब जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर हमने क्लोरीन, कंसिडरेबली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन अगर हमने ऐड करी है, इट इज कॉल्ड डीक्लोरिनेशन, रेजिडुअल क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन या ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इसका आंसर है सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि जब आपको जितनी क्लोरीन चाहिए है, जब आपने उससे ज़्यादा डाल दी, उसको सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। ये हम कब रिक्वायर्ड होती है? ये रिक्वायर्ड होती है जब कोई एपिडेमिक फैला होता है, जब कोई ना कोई डिजीज इतनी ज़्यादा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ की डिसाइड करती है कि ओके कुछ दिनों के लिए ज़्यादा क्लोरीन डालते हैं ताकि डिजीजेस कम हो जाएं, क्योंकि बेसिकली ये डिसइंफेक्शन का ही तो काम करता है, क्लोरीन का काम ही डिसइंफेक्शन है। मेथिमोग्लोबिनीमिया, जिसको द ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट या फ्लोराइड। तो किसके एक्सेस की वजह से ब्लू बेबी डिजीज होता है? तो ये सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अगर हम जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या सब इंजीनियर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रेट। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स ब्लू बेबी डिजीज या मेथिमोग्लोबिनीमिया जिसका नाम है, ये हो जाता है। Which of the following filters will produce water of higher bacteriological quality? तो अच्छी क्वालिटी, अगर हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलते हैं, अगर बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे चाहिए तो इनमें से कौन सा फिल्टर वो देगा? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, थर्ड ऑप्शन भी रैपिड सैंड फिल्टर है, या ट्रिक्टिंग फिल्टर। इसका करेक्ट आंसर है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर स्लो तो होता है, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो बहुत स्लो होता है बट एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। सो स्लो सैंड फिल्टर में दोस्तों याद रखना कि इवन इफ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी स्लो बट द एफिशिएंसी इज वेरी हाई, वेयर एज रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी कम होती है, ऑल्दो रैपिड होता है, रैपिड मतलब फास्ट। सो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो ज्यादा होगा बट एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डेली BOD लोड अप्लाइड टू द एरेटर सिस्टम इन ग्राम टू टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम इन ग्राम इज टर्म्ड एज। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है किसकी? ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक BOD, F/m रेशियो, एरेशन टैंक या स्लज एज। क्या लगता है? यस, आपने सही पहचाना, इसका करेक्ट आंसर है F/m रेशो। F/m रेशो होता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेशो, इसको हम F/m रेशो बोलते हैं। अब ये फूड क्या है? फूड है जो ऑर्गेनिक मैटर आपने डाला है या BOD। तो देखिए, अब आपने BOD लोड अप्लाई किया तो वही तो फूड है ना आपका, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है वो, और उसको खाएगा कौन? खाएंगे उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबियल मास, तो इसीलिए ये F/m रेशो ही है। द एरेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ। तो एरेशन हम क्यों करते हैं?
एरेशन करते हैं डिजॉल्व गैसेस की वजह से, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हार्डनेस, कलर, टर्बिडिटी नहीं। सो एरेशन किया जाता है टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस। होता गया है एरेशन में हम ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं, तो जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो निकल जाती हैं अपने आप। लास्ट क्वेश्चन देखूंगा मैं इस लेक्चर का, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे फॉर अ स्मॉल टाउन ऑफ 1 लाख, पॉपुलेशन 1 लाख है, इज 125 लीटर्स। सो पर कैपिटा डिमांड हमें गिवन है, इसका मतलब टोटल डेली ड्राफ्ट कितना हो गया, जो कैपिटल क्यू है वो कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होती है ना, हाँ 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 125। सो ये तो हो गया टोटल लीटर्स, एंड द अलम डोज रिक्वायर्ड इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 30 मिलीग्राम अलम रिक्वायर्ड है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ अलम रिक्वायर्ड पर डे इज, तो अगर 1 लीटर में 30 मिलीग्राम लगता है तो इतने लीटर्स में कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अलम की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 30। सो जब 30 किया तो टोटल कितने में आएगा, मिलीग्राम्स में आएगा, बट हमें जो ऑप्शन है ना वो केजी में गिवन है, तो इसीलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 10 टू द पावर 6 से, क्योंकि फिर अब ये बन जाएगा केजी, मिलीग्राम्स को आपने केजी में कन्वर्ट भी तो करना है। तो ये है 10 टू द पावर 5, एक ये वाला 0 है और ये इससे कैंसिल हो गया, सो बच गया 125 इंटू 3, सो देयरफॉर दिस इज 375 किलोग्राम। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 375 किलोग्राम। ठीक है, सो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इस लेक्चर को भी वाइंड अप करूंगा। आई होप आपने इसमें कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि अब मैंने मोर और लेस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का MPPEB की वीडियोस बना दी हैं, तो आपको वो सभी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो ज़रूर आप हम तक पहुँचें। कैसे पहुँचना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमें आपका फीडबैक मिल जाता है। आपको कोई डाउट है आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी इस रिक्रूटमेंट को लेकर, वो हम सबसे पहले उस ग्रुप में डालते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।